साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश और दुनिया में कुछ घटनाक्रम हुए हैं। आज मैं उनको समराइज करके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया किस ओर जाने का प्रयास कर रही है। पहली चीज, हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। हर देश के साथ कोई ना कोई डील कर रहे हैं। किसी के साथ ऑयल और गैस की कर रहे हैं, किसी के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की कर रहे हैं, किसी के साथ ई व्हीकल की कर रहे हैं। इस तरह की डील्स हो रही हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि उसी वक्त ट्रंप भी चाइना गए हुए थे, लौट आए वो अपने देश। 2 दिन तक चाइना में वो रहे और चाइना में उनके साथ कुछ ऐसे व्यवहार हुए, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसमें उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करना चाहिए था, पर वो इतनी मोटी चमड़ी के बने हुए हैं कि उन्हें इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। उधर तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से यूएई पर हमला हुआ है और यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पर हमला होकर के एक बड़ा खतरा क्रिएट कर दिया है कि किसी भी वक्त ये हमला रेडिएशन लीक तक भी पहुंच सकता है और बड़े स्तर पर पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ सकता है। और अगली खबर हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार धमका रहे हैं ईरान को कि ट्रंप की शर्तें मान ली जाएं, वरना पूरा जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट का उसको अमेरिका के रंग में रंग दिया जाएगा। यानी अमेरिका बड़े स्तर पर ईरान पर इस तरह के हमले करेगा कि ईरान रातों रात समाप्त हो जाएगा। इस तरह की धमकियां वो देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत क्या करना चाह रहा है इसमें, भारत क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा खास। और ब्रिक्स की भी एक मीटिंग, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है, उसमें क्या बात निकल के आई, इन सब पर बात करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यूएई ने अभी यूएई के यहाँ एक पावर प्लांट है जो पूरे मिडिल ईस्ट का एकमात्र पावर प्लांट है जिस पर अभी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से हुआ है। और जैसे ये यूएई आप देख रहे हो, इस यूएई में ये पावर प्लांट इस तरफ है, सऊदी की तरफ। देखिए ये यूएई है, ये बराक नाम का पावर प्लांट है, इस पर हमला हुआ है। इसका भी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर ग्रिड है जहां से इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है उस पर हमला हुआ है, जो कि अपने आप में खतरा है। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए तो पावर प्लांट बंद होने की संभावना होती है। दूसरा, पावर प्लांट का जो आउटर एरिया है हमला वहां हुआ है, अंदर की तरफ हमला नहीं हुआ। अगर पावर प्लांट के अंदर पर हमला हो जाता तो रेडिएशन लीक हो जाता और इस पूरे क्षेत्र में रेडिएशन फैल जाता, फिर बचना बड़ा मुश्किल होता और हो सकता है हवा के साथ ये रेडिएशन भारत की तरफ भी आ जाता। तीसरी बात यह है इसमें कि जो हमला किया गया 3 ड्रोन के साथ किया गया था, जिनमें से 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, वहीं की वहीं मार गिराया गया हवा में। एक था जो जाकर के अटैक कर गया। इस पर भारत ने सिर्फ इतनी चिंता जताई है कि देखिए इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं, बस। ज्यादा कुछ भारत ने नहीं कहा, ठीक है। तो एक बड़ी खबर ये है। और यूएई ने तो ये कहा है कि ईरान या उसके प्रॉक्सीज ने ये हमला करवाया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा, कहा तो यूएई ने यही है कि ईरान ने करवाया या उसके प्रॉक्सीज ने करवाया है। प्रॉक्सीज में उसके यमन में प्रॉक्सीज रहते हैं, हूती हैं, हिजबुल्लाह के लेबनान में रहता है, और भी कई जगहों पर उसके ग्रुप्स बिखरे हुए हैं अलग अलग नाम से। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूएस ने करवा दिया हो, क्योंकि यूएस को तो बहाना चाहिए कि कुछ बड़ा करे ईरान पर, ईरान के यूरेनियम को ले ले। और यूएस की नेवी लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रही है, ट्रंप के अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं नेवी को लेकर के, जो ये संकेत दे रहे हैं कि यूएस नेवी की एक बड़ी स्ट्राइक करने के मूड में है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। बट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, कि लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी। यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा पोर्शन अपने कब्जे में ले लेना चाहता है, इसलिए हो सकता है नेवी की स्ट्राइक करे, बट वो खुल नहीं पाएगी, क्योंकि यूएस हमेशा ये डर दिखाता रहेगा कि अगर हम यहाँ से हटे तो ईरान आ जाएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई तो तेल के दाम कम हो जाएंगे, तेल के दाम कम हो गए तो अमेरिका का तेल सस्ता बिकेगा, क्योंकि अमेरिका भी तेल बेच रहा है ऐसी स्थिति में, और सस्ता बिकेगा तो अमेरिका को उससे मजा नहीं आएगा। अमेरिका चाहता है कि ऐसे संकट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका का तेल खरीदें, और अगर महंगा बिक रहा है तो और अच्छा है, महंगा तेल खरीदे, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल करके दुनिया को क्यों परेशान करेगा। ये बात सही है कि महंगाई अमेरिका में भी आ गई है, तेल महंगा अमेरिका का भी हुआ है, लेकिन तेल के दाम जो अमेरिका में 30% बढ़े हैं, ठीक है अमेरिका ने बढ़ा दिए हैं। अगर ये युद्ध ना होता, महंगाई तब भी अमेरिका में आती, क्योंकि ट्रंप जो 1 साल से पॉलिसीज अपना रहे हैं वो महंगाई की तरफ ही ले जा रहे थे। लगातार वीडियोस में मैं भी आपको बता रहा था पिछले साल कि देखना दिसंबर तक यूएस में इन्फ्लेशन आने लग जाएगा, तो उस इन्फ्लेशन को ऑयल की जो है कवर देने का प्रयास किया गया है, और यूएस की जनता को यह बिलीव दिलाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ जो महंगाई आई है ये तो ईरान वॉर की वजह से आई है। वो ये नहीं बताना चाहते कि हमारी वजह से आई है, हमारे कुकर्मों की वजह से आई है, ठीक है।
तो ये सब नाटकखोरी है कि कैसे भी करके यूएई को निशाना बना दो, फिर ईरान पर बरस पड़ो और बरस कर भी कुछ नतीजा लेकर के मत आओ, बस कैसे भी ईरान ने जो कंट्रोल कर रखा है उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लो, थानेदार यहाँ के बने रहो बस, जो ईरान अभी बनने नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रंप ने एक खबर और सामने आई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ये यूएई वाले टॉपिक के बाद, कि जब ट्रंप चाइना गए थे तो चाइना में शी जिनपिंग ने ट्रंप से कुछ इस तरह से बात करी, बिल्कुल खड़े होकर के अकड़ में, बिल्कुल जैसे चाइना बड़ा है यूएस से छोटा है। बार बार ट्रंप झुक के शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। शी जिनपिंग हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शी जिनपिंग एक पार्क से में ले गए इनको घुमाने के लिए, देखो ये यहाँ पर हर कोई नहीं आता है, तो इन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पर शायद आप मेरे को ही लेकर के आए हैं। तो शी जिनपिंग कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पुतिन आते रहते हैं। मतलब इनका कहना ये था कि मैं तुम्हें कोई ऐसी जगह लेके नहीं आया जहाँ तुम ही आए हो, यहाँ पुतिन आते जाते रहते हैं, तुम अपने आप को ज़्यादा खास मत समझना। तो इस तरह से वहाँ भी बेइज्जती हुई इनकी। साथ ही शी जिनपिंग ने ट्रंप से अकेले में ये कहा था कि यार तुम्हारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, इस समय तुम डूबती अर्थव्यवस्था हो, बहुत स्थिति खराब है यूएस की, अब तो यूएस डूबने की कगार पे है। ये बात शी जिनपिंग ने ट्रंप से अकेले में कही थी वहीं पार्क में। ट्रंप ने खुले बाजार में इसका ढिढोरा पीट दिया कि अरे शी जिनपिंग ये कह रहा था कि यूएस की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, तो मैंने मान लिया कि हाँ गिरी हुई है, बाइडेन की वजह से गिरी है। तो ये बाइडेन ने पॉलिसी जैसी बना दी थी कि ये हल हो गया है। मतलब वो आदमी तुम्हें खुलेआम जो है जलील करना नहीं चाह रहा था, अकेले में तुमसे बात कही, तुमने उसका बाजा बजा के अपने आप को जलील करवा लिया। इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप जो है कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद खबरें आई कि इनका सोफा नीचा है, इनका सोफा ऊंचा है, बट इस चीज को मैं नहीं मान पा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा आगे होके बैठते हैं कभी भी। तो जब भी आप सोफे पे आगे होके बैठोगे तो ये ज्यादा दब जाता है इधर से, तो हो सकता है आपको नीचे दिखाई दे, और ये थोड़ा पीछे होके बैठते हैं तो शायद ना नीचे दिखाई दे। बाकी अब देखो इस टेबल की जो हाइट, जो टेबल है, टेबल से ही इसकी हाइट मिला के देखो कुर्सियों की, अपर हाइट वही है, कुर्सियों की जो लोअर हाइट है वो भी यही है, और कुर्सियों का जो बैठने वाला सेक्शन है वो भी मोर और लेस यहीं आके सेट होता है। अब इसका ज़्यादा इसलिए दबा हुआ है, आगे बैठते हैं ट्रंप, इस बात का ही मुद्दा बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रंप को नीची कुर्सी दे दी, ट्रंप को नीची कुर्सी दे दी। ट्रंप को अगर नीची कुर्सी दी जा रही होगी तो या तो ट्रंप ने खुद कहा होगा कि मुझे थोड़ी नीचे देना, मैं आराम से ऐसे बैठना चाहता हूँ, अगर दी गई होगी तो। और दूसरा, जानबूझ के ह्यूमिलेट करने के लिए अगर दी होगी तो ये यूएस होने ही नहीं देता, क्योंकि जब भी कुर्सी पर उनका राष्ट्रपति आगे बैठ रहा होगा या राष्ट्रपति जहां जहां जाएगा चाइना में, वहां यूएस के सिक्योरिटी गार्ड भी तो देखते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रपति के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई बच्चा थोड़ी है कि आके कहीं भी बैठ गया कहीं भी बैठा लिया। हर चीज की पहले एक रेकी होती है, तो इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, एक बात का और मुद्दा बनाया जा रहा है कि ट्रंप अभी चाइना गए थे, तो चाइना में जहां वो डिनर हो रहा था उस डिनर में जितने भी वेटर थे वो वेटर एक्चुअली वेटर नहीं थे, वो सब स्पाई एजेंट थे चाइना के। वो सब चाइना ने अपने खुफिया एजेंट्स को वेटर बनाया हुआ था और कहा था कि सब पर नजर रखना, कौन क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सुनते रहना, कान लगाते रहना। तो उसमें इस लड़की के फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खड़ी है वेटर के तौर पर, लेकिन नजरें उसकी सब तरफ हैं और हर किसी को नोट कर रही है कौन क्या कर रहा है। ऐसे एक दो फोटोज और भी वायरल हुए हैं। तो हाँ, चाइना ने ऐसा हो सकता है किया हो। और चाइना में जाने से पहले अमेरिका के जितने भी लोग, अमेरिका टोटल 17 प्लेन में लेकर के गया था, यानी यूएस से चाइना टोटल 17 प्लेन गए थे। उन 17 में एक से एक बड़ा उद्योगपति, इलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चैट जीपीटी, सबके सीईओ या मालिक वहां पर गए थे। सबको ट्रंप अपने साथ लेकर गए, सब ने वहां पर डिनर किया, सब लोगों ने मीटिंग्स की, और सभी लोगों से कह दिया गया था कि भाई अपने जो रेगुलर फोन्स हैं वो लेकर के मत चलना, एक डमी टाइप के फ़ोन होते हैं उन्हें लेकर के चलना, उन्हीं को यूज़ करना, और जब चाइना से लौट रहे हो तो उनको वहीं पर नष्ट कर देना। इस तरह की बात कही गई थी, क्योंकि इनको डर लग रहा था चाइना कोई बग ना डाल दे उनमें, चाइना किसी तरह का कोई उसमें किसी तरह से हैक ना कर ले, कोई अपनी ऐसी चीज़ ना चिपका दे जो आपकी हर चीज़ को जो है चाइना तक पहुँचा रही हो। साथ ही अपने मीडिया कर्मियों से यूएस ने कह दिया था कि तुम्हें जो जो गिफ्ट मिले हैं चाइना से, और जितने भी उद्योगपति गए थे उनसे भी कह दिया कि जो जो गिफ्ट मिले हैं सब गिफ्ट यहीं पर नष्ट कर दो चाइना में। अपने यूएस के विमान में वापस चढ़ने से पहले अपनी सारी चीजें जो चाइना से मिली हैं यहीं छोड़ दो, और जो यूएस से मोबाइल लेकर के आए थे वो भी यहीं पर नष्ट कर दो। इतना खौफ यूएस के दिमाग में था। क्यों था? क्योंकि यूएस की खुद की हरकतें ऐसी रही हैं, सीआईए लगातार ऐसी हरकतें करता रहा है। तो जिस देश ने खुद ऐसी हरकतें की होती हैं उसे हमेशा ये लगता है कि सामने वाला तो ऐसी हरकत नहीं कर देगा। और सबसे बड़ी बेइज्जती तो वहां हो गई थी ट्रंप की, जब ये विमान से लैंड हुए थे तो विमान आगे थोड़ा रुक गया
और रेड कारपेट पहले रह गया। जनरली विमान से जब नेता उतरता है तो सिड्डी लगी होती है और सिड्डी खत्म होती है, वहां से रेड कारपेट स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रंप का सिड्डी आगे पहुंच गई है, रेड कारपेट पीछे रह गया है। पहली बड़ी बेइज्जती तो वहीं हो गई। दूसरी, ट्रंप को रिसीव करने शी जिनपिंग खुद नहीं गए। जी हाँ, खुद नहीं गए, अपना जो है प्राइम मिनिस्टर टाइप का आदमी भेज दिया। और साथ ही जब बताया जा रहा है कि ट्रंप जब लौट रहे थे, वापस विमान में चढ़ रहे थे यूएस आने के लिए, तो उस वक्त भी ट्रंप की सिड्डी से ट्रंप ऊपर चढ़ ही पाए थे, सिड्डी फोल्ड भी नहीं हुई थी, उससे पहले रेड कारपेट उठा लिया गया। तो ऐसे कुछ जेस्चर चाइना ने जानबूझ करके दिए जिससे दुनिया में ये मैसेज जाए कि अब बड़े भाई में चाइना हो गया है, यूएस छोटा भाई हो गया है। यूएस की इकोनॉमी बेशक आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन वो दमदार नहीं रही है। यूएस बेशक मिलिट्री में बहुत ताकतवर दिख रहा होगा, लेकिन वो इतना दमदार नहीं है। यूएस ईरान को नहीं हरा पा रहा, हमको क्या हराएगा। चाइना ये नैरेटिव दुनिया में बनाना चाहता था, तो इस मीटिंग पर दुनिया की नजरें थी, तो चाइना ने यहां से ये नैरेटिव बना दिया और ट्रंप जैसे व्यक्ति ने इसको बनने दिया। मैं ये नहीं कहता कि ट्रंप और चाइना में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लड़ाई हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। परसेप्शन का खेल होता है, दुनिया में परसेप्शन चलता है। एक कोई गली का गुंडा किसी एक को पकड़ के पीट दे, पूरी गली में ढंग से पीट दे, तो पूरी गली उस गुंडे को गुंडा मानने लग जाती है, कहती है हाँ इसमें कुछ है बात। तो ये वही वाली बात है। चाइना ने एक दुनिया के बड़े गुंडे को पकड़ के कई जगहों पर ह्यूमिलिएट कर दिया, जिससे दुनिया में संकेत गया कि अब बड़ा गुंडा तो चाइना है। तो ये बात चाइना ने वहां से कन्वे कर ली और ये लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरों से, अलग अलग जेस्चर से। हाँ, वो सोफे वाली बात है जो कुर्सी टाइप की थी, उसको मैं मान नहीं पा रहा हूं, वो एक अलग बात है। ठीक है, हाथ मिले पर दिल नहीं। अब देखो ये नैरेटिव स्टार्ट हो गया। शी जिनपिंग मुलाकात की वो बातें जो व्हाइट हाउस ने छुपा ली, चीन यूएस रीड आउट से खुला सच। अच्छा, कोई इनके बीच में डील भी नहीं हो पाई। ट्रंप डील क्या करने गए थे चाइना से कि तुम हमें चिप्स बना के देते रहना सेमीकंडक्टर की, हम उन्हें एआई से स्मार्टर चिप्स बना करके दुनिया में बेचेंगे या खुद इस्तेमाल करेंगे, बट तुम्हें नहीं देंगे। इनडायरेक्टली ये संदेश दिया। चाइना ने कहा अच्छा हम तुम्हें रॉ मटेरियल दें और तुम हमें स्मार्टर चिप्स ही ना दो। वाह वाह वाह। और काफी हद तक ट्रंप ने यह भी चाइना को संदेश देने का प्रयास किया कि हम अपना इन्वेस्टमेंट ताइवान से बाहर निकाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप ने चाइना को इनडायरेक्टली हिंट दे दी कि तुम्हें ताइवान जब कब्जाना हो कब्जा लेना, हम बीच में नहीं आएंगे। और चाइना ने दुनिया को यह बता दिया कि ये बीच में आके कर भी क्या लेंगे, ईरान को तो हरा नहीं पा रहे, हमसे क्या कर लेंगे। तो चाइना ने उस चीज का फायदा उठा करके अपना एक जेस्चर दिया जिसमें वो ह्यूमिलिएट कर रहा था ट्रंप को। ठीक है, देखिए ताइवान चीन की रेड लाइन बनाम अमेरिका की चुप्पी। तो अमेरिका की चुप्पी का मतलब क्या है, तुम अपना ताइवान ले लो, हमें ईरान पे जो करना है करने दो, उधर रशिया यूक्रेन के साथ जो कर रहा है करने दो, भारत कल को पीओके के साथ जो करेगा करता रहे। ये अंडरस्टैंडिंग है सबकी। भारत क्यों चुप बैठा हुआ हर चीजों पे, इसीलिए कि तुम कर रहे हो हम कुछ नहीं बोल रहे, जब हम करें तो तुम मत बोलना। इसलिए ये ताइवान वाली बात निकल के सामने आ रही है, उस पर मैं कब से चर्चा कर रहा हूं आपसे। ठीक है, दूसरी बात, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका की प्राथमिकता। अमेरिका ने कहीं ना कहीं चाइना से ये भी डील करी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपना जो करना चाहो करो भाई, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। यहां डील कोई पेपर पे लिखी हुई डील्स नहीं हुई है, यहां एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है। तो भाई समझ लो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कर रहे हैं करने दो, ताइवान में हम नहीं बोलेंगे, हम चुप हैं उस पर। व्यापार और निवेश, ठोस दावे बनाम सामान्य सहयोग। इसमें कुछ खास सहयोग हो नहीं पाया, कुछ खास इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। जिस हिसाब से ये उद्योगपतियों का पूरा काफिला लेके गए थे ट्रंप, कुछ नहीं हो पाया। नशीले पदार्थ का मुद्दा अमेरिका के लिए बड़ा, चीन के लिए महत्व नहीं। हुआ यह है कि मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में बड़े स्तर पर ड्रग पहुंचता है। माना ही जाता है कि ड्रग चाइना की तरफ से आता हुआ मैक्सिको आता है। इस बात को अमेरिका उठाना चाहता था। व्हाइट हाउस ने अपने रीड आउट में विशेष रूप से फेनाटिल नाम का जो ड्रग होता है कि कच्चे माल के प्रवाह को रोकने में हुई प्रगति का जिक्र किया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा घरेलू मुद्दा है। हालांकि चीन के आधिकारिक बयानों में इस मुद्दे की वैसी प्राथमिकता नहीं दी गई, जैसे पता चलता है कि चीन इससे तकनीकी सहयोग मानता है, ना कि कोई बड़ा राजनीतिक समझौता। तो चाइना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना ने इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा क्रिटिक्स थिंक्स ट्रंप वॉज इग्नोर्ड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग चाइना विजिट। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिटिक्स लगातार इस चीज को बोल रहे हैं कि चाइना ने ट्रंप को इग्नोर किया है। चाइना ने ऐसा दुनिया को दिखाया है, और चाइना एक तरीके से वैसे भी देखा जाए तो अमेरिका को इग्नोर करके ही चल रहा है। चाइना को जो करना है वो करेगा, अमेरिका उसका कुछ नहीं कर सकता। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का। ट्रंप वॉन्स
ताइवान अगेंस्ट डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस आवर्स आफ्टर समिट विद चाइना जी। चाइना से समिट करने के बाद ट्रंप क्या कह रहा है कि भाई ताइवान, तुम अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र मत समझो। यानी ताइवान को धमकी दे रहा है ट्रंप कि तुम पर कभी भी कब्जा हो सकता है, ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर के मत घूमो। ये बात मैंने आपसे इस मीटिंग से पहले ही कह दी थी कि ये जो मीटिंग हो रही है ये इनडायरेक्टली ये संकेत देने की बात है कि तुम्हें ताइवान का जो करना है कर लेना, और इधर ये है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो करना चाह रहे हैं करने देना। तो ये जो बयान है ट्रंप का, ये इस चीज को और पुख्ता करता है। ठीक है जी। इसके बाद ट्रंप पोस्ट गल्फ मैप विद यूएस। हाँ, ये आज की खबर है, इसको देखिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस तरह का एक फोटो लगाया है जिसमें ये अरब के कुछ देशों को, यूएई को, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब को अमेरिका के फ्लैग में रंग दिया है और ये दिखाया कि ईरान पर देखो हर तरफ से हम हमला करने जा रहे हैं, हर तरफ से लेजर अटैक होगा, इम्पैक्ट बड़ा भयानक होगा, न्यूक्लियर अटैक जैसा इम्पैक्ट होगा। ईरान को धमकाया जा रहा है कि तुमने जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है उसके बाद ये हम हश्र करने जा रहे हैं, हमारी शर्तों को मान लो वरना बहुत बुरा हाल होगा। ये सिर्फ हवाबाजी है, कुछ नहीं करने वाला। हो सकता है छोटा मोटा कोई ऑपरेशन चला दे, पर ये इतना जो जिस स्केल का दिखा रहा है इस स्केल का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अब 5 शर्तें क्या रखी थी यूएस ने जो ईरान मानने को तैयार नहीं है, जिसमें पहली शर्त यह है कि ईरान के पास जो 400 किलो यूरेनियम है वो वापस यूएस को दे दे, ईरान अपने पास ना रखे। और ये 400 किलो यूरेनियम इतना होता है कि भारत में करीब 8 लाख परिवारों को 1 साल तक बिजली मिल सकती है। दूसरी शर्त यह है कि ईरान के जो जो एसेट दुनिया में जब्त किए हैं यूएस ने, या जितने भी डॉलर बाहर फ्रीज किए हैं वो जब्त रहेंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह कही है यूएस ने कि ईरान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यूएस नहीं करेगा। चौथी शर्त ये रखी है कि ईरान के पास केवल एक ही जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो सकता है और वो भी सिर्फ यूएस की निगरानी में होगा, केवल बिजली बनाने के लिए, ऐसा कहा है। और अगली बात ये कही है जो यूएस ने जो शर्त लगाई है ईरान के साथ कि आगे कोई भी सीज फायर, कोई भी बातचीत या हर तरफ यूएस के ऑपरेशंस तभी रुकेंगे जब ये शर्तें मानी जाएंगी। माने कि अगर ईरान ये बोले कि लेबनान पे हमला बंद कर दो या हमारी हुतीस को मारना बंद कर दो, तो यूएस का कहना है कि ये सब अब तभी बंद होंगे। अब बातचीत या सीज फायर की बातचीत तभी होगी जब ईरान शर्तें मानेगा। तो ये तो अब ये कोई बातें हैं? यूएस चाहे तो इनके एसेट जो फ्रीज कर रखे हैं उन्हें तो छोड़ सकता है ना, नहीं छोड़ रहा। यूएस चाहे तो थोड़ी बहुत भरपाई कर देगा, ठीक है हम इतना दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवा देंगे, आईएमएफ से लोन दिलवा देंगे, पर वो भी तैयार नहीं है। तो यूएस जानबूझ के बात ऐसी कर रहा है जो ईरान कभी माने नहीं, चीजें चलती रहे, केवल धमकी देना कि हम अटैक करने जा रहे हैं लेजर से, सिर्फ अपनी जनता को बताने के लिए कि यूएस आज भी इतना ताकत है। ट्रंप अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि यूएस आज भी इतना ताकतवर है कि एक रात में ईरान को सिमटा देगा, पर हम कर नहीं रहे हैं अभी। हम सोच रहे हैं आसानी से मान जाए, शराफत से मान जाए, बातचीत से मान जाए, और बातचीत ऐसी रखता है कि वो माने ही नहीं कभी। तो ये नहीं चाहते युद्ध खत्म हो, मानिए बात को आप। और हाँ, यूएस के चाहने ना चाहने से युद्ध खत्म नहीं होगा, ये इजराइल के चाहने से युद्ध खत्म होगा। यूएस पाकिस्तान में जाकर के खुद और ईरान दोनों मिलकर के बातचीत कर लेते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। निष्कर्ष निकल भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन पार्टियां इजराइल है। युद्ध स्टार्ट हुआ था इजराइल और ईरान में, यूएस तो बाद में आके ज्वाइन किया इजराइल के बिहाफ पे। तो यूएस के चाहने से कुछ नहीं होता, इजराइल के चाहने से होता है। और इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक ईरान अपना यूरेनियम या तो बाहर सप्लाई नहीं कर देता पूरी तरह से, या नष्ट नहीं कर देता जो एनरिच्ड यूरेनियम है 400 किलो। और इजराइल इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि ईरान में जब तक तपलट हुआ था 1979 में, तो उन्होंने, ईरान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा था कि हमारा उद्देश्य है इजराइल को समाप्त कर देना। इजराइल ने तो नहीं कहा कभी कि हमारा उद्देश्य है ईरान को समाप्त कर देना। ईरान ने अपने संविधान में लिखा था कि इजराइल को मिटा देंगे हम नक्शे से। तो इजराइल तो भाई अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेगा ही। ठीक है जी। बाकी यूएस की नेवी ये कह रही है कि हम ज्यादा अपने ऑपरेशंस को लंबा नहीं खींच पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं है, पैसे की कमी के कारण हमारे पास, या बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है जरा जरा से ऑपरेशन को चलाने के लिए, या इसलिए ऑपरेशन हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। नेवी वैसे ही पस्त पड़ी है यूएस की। इधर ब्रिक्स की कोई भी जो बातचीत हुई नई दिल्ली में, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे ब्रिक्स कंट्रीज के और बातचीत हो रही थी, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी एक कॉमन डायलॉग निकल करके नहीं आया। हम यहाँ पर एक जो है कॉन्सेंसस रीच नहीं कर पाए हैं। और बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर थे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, दोनों में बहस हो गई थी। जी हाँ,
इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया गया था कि यूएई वाले ने जो है ईरान की कई चीज़ों पर आपत्ति जताई थी और ईरान ने यूएई वालों पर, वो एक अलग बात है, बट कोई कॉन्सेंसस नहीं निकला। अभी इस साल भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है शायद सितंबर में, तो उस मीटिंग को करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, किन किन मुद्दों पर बात होगी, उसका एक ओवरव्यू हो रहा था। ये वो मीटिंग थी। तो इसमें कोई कॉन्सेंसस निकल के नहीं आया और निकल के आ भी नहीं पाएगा। कॉन्सेंसस का मतलब ये है कि ईरान वॉर का कोई नतीजा निकले। वहाँ का एक ही नतीजा निकलना है कि वहाँ पर प्रो यूएस सरकार आएगी, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद देखा जाएगा, और उसके बाद देश और दुनिया बहुत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है, अगले 4-5 साल तक चलेगा, तेजी से चेंज हो रहा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये या ये ना, इस समय चेंज चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स में कोई बहुत ठोस कदम उठ के सामने आ पाएगा। हाँ, कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित कॉन्सेंसस आ जाएगा, कोई ट्रेड रूट स्थापित कर लेंगे नया, या कोई आपस में कोई डील कर लेंगे कि लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे, इतना हो सकता है। बट ईरान वॉर को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेंसस सामने आ पाएगा। ये सारी बातें हैं। तो मैंने आज बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए, जिसमें आप जान रहे हैं कि यूएई पर जो हमला हुआ वो भी कवर कर दिया है, जो इन लोगों की मीटिंग हुई वो भी कवर कर दिया है, ट्रंप क्यों गए थे ये भी बता दिया, और ट्रंप किस तरह से ह्यूमिलेट किए गए, क्यों किए गए ये भी बता दिया, भारत क्यों शांत बैठा है ये भी बता दिया, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है ये भी बता दिया, ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वो क्यों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई ये भी बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आने वाले समय में ये युद्ध लंबा ही खिंचता रहेगा। ट्रंप सिर्फ अपनी जनता को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, युद्ध को खींचते रहेंगे और अपना तेल बेचते रहेंगे। बाकी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।